स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ रहे थे। वहां पे देखा हम लोग ने सेल वॉल के बारे में। मैं सेल वॉल को डिस्क्राइब किया, उसके बारे में डिटेल स्टडी किया गया हम लोग। ठीक, अब जो अगला टॉपिक है हम लोग का वो क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जिससे समझ में आ जाए कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, किसको बोलते हैं, क्या पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। ये सब सारी बातें हम लोग करने वाले हैं इस लेक्चर में बच्चों। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग को पढ़ना है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को और क्या नाम से जानते हैं हम लोग? साइटोसोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली आप लोग बोल सकते हो क्या? साइटोप्लाज्म। क्लियर मेरी बात? देखो, कहा साइटोप्लाज्म क्या है। अगर मैं बोलूं साइटोप्लाज्म क्या है तो याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, मैं आप लोग को बताया भी था क्या कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, क्या होता है? ये होता है पहले आउटर लेयर जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या? सेल वॉल। ओके, और दूसरा जो मेम्ब्रेन होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या? सेल मेम्ब्रेन। ओके, याद रखना है। ठीक, अब सेंटर में क्या पाया जाता है? आप लोग को बताए थे न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, अरे बस उनमें कोई पूछे साइटोप्लाज्म कहां प्रेजेंट होता है तो क्या बताओगे आप लोग? तो याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, इसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। तो पूरा का पूरा ये जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा है ना, ये जो मैट्रिक्स है उसे बोलते हैं हम लोग क्या है? तो याद रखना है आप लोग को, इसे बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। आ रही बात समझ में? तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो पाया जाता है कहां पे? तो बताना है आप लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये आपका क्या? न्यूक्लियस। इसके बीच में पाया जाता है क्या? साइटोप्लाज्म। तो याद रखना इतनी बातें। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितने मटेरियल्स होते हैं जो आपको दिख रहे हैं यहां पे, ठीक है, जिसे बोलते क्या है हम लोग? साइटोप्लाज्म। आ रही बात समझ में? तो साइटोप्लाज्म में क्या आएगा? इसमें क्या आएगा साइटोप्लाज्म में? तो याद रखना है आप लोगों को, साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें आएंगी? तो क्या आएंगी? सेल ऑर्गेनल्स आएगा। क्या आएगा? सेल ऑर्गेनल्स। ओके, तो ये बातें याद रखना है। और क्या आएगा? इंक्लूजन बॉडी आएगी। ओके, क्या आएगा? इंक्लूजन बॉडी आएगा बच्चों, ये बात याद रखना है। क्लियर मेरी बात? और क्या आएगा? बायोमॉलिक्यूल्स। और क्या आएगा? तो बोलोगे आप लोग क्या? साइटोस्केलेटन। हमारे बसन में तो ये बातें याद रखना है। ओके, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स, इंक्लूजन बॉडी, बायोमॉलिक्यूल्स और साइटोस्केलेटन। याद हो जाना चाहिए बच्चों ये सब चीजें। ठीक है, टिप पे हमेशा रहना चाहिए। क्या कि अगर कभी कोई पूछे कि बताइए आप क्या कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो बोलना है आप लोग को सेल ऑर्गेनल्स हो गया, इंक्लूजन बॉडी हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, साइटोस्केलेटन हो गया। आरी बात में? तो ये सब सारी बातें आपको याद रखना है। H2O वाटर भी हो गया। ठीक, तो कभी पूछा जाए कि बताओ कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें पाया जाता है, तो आप लोग को बता देना है बच्चों। ठीक है, कि जैसे क्या कि जैसे सेल ऑर्गेनल्स हो गए, इंक्लूजन बॉडीज हो गए, ठीक, बायोमॉलिक्यूल्स हो गए, साइटोस्केलेटन हो गए। अच्छा, मैं बोल रहा हूं साइटोस्केलेटन, तो आप लोग समझ पा रहे हो ना साइटोस्केलेटन क्या होता है? तो याद रखना है आप लोग को क्या कि साइटोप्लाज्म क्या, जैसे साइटोस्केलेटन क्या होता है, तो याद रखना आप लोग कि जैसे बॉडी के लिए बॉडी स्केलेटन होता है ना, बोन हुआ और कार्टिलेज हुआ, वैसे ही सेल के लिए, सपोर्ट के लिए सेल के, उसके लिए क्या होता है? साइटोस्केलेटन। क्या होता है आप लोग को याद रखना है? साइटोस्केलेटन बच्चों। ठीक है, और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को ये याद रखना है कि 90% जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है ना, वो क्या है? वाटर बच्चों।
क्या याद रखोगे आप लोग? वाटर। क्लियर मेरी बात? ठीक, तो पूछे आप लोगों से कभी क्या कि बताओ कि मैक्सिमम क्या पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, आप बताओ कि मैक्सिमम, ठीक है, कंटेंट किसका ज्यादा पाया जाएगा, तो क्या बताओगे आप लोग? वाटर का। किसका? वाटर का। कितना? तो बोलोगे आप लोग कितना परसेंट? तो बोलोगे 90%। आ रही बात समझ में? इतनी बात क्लियर होगी आप लोग को? अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना। ठीक है बच्चों, अब हम लोग डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं किसके बारे में? सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। क्या होता है, क्या है इसमें, ये सब सारी बातें हम लोग समझ लेते बच्चों। ओके, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सेल ऑर्गेनल्स, ओके, सेल ऑर्गेनल्स। अब ध्यान दीजिए आप लोग। ओके, तो सबसे पहला जो है क्या है, वो क्या है? सेल ऑर्गेनल्स। देखो, सेल ऑर्गेनल जो होता है ना, वो दो तरह का होता है मेनली। कितने टाइप्स के होते हैं ये? दो तरह के। ये याद रखना है आप लोग को। ठीक है, क्लियर मेरी बात? बेसिकली कौन कौन से? तो बोलोगे, एक तो विथ एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एक तो होता है विथ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? विदाउट इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। राइटिंग आप लोग को समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, या बोल सकते हो उसको क्या? फ्री फॉर्म। क्या बोलोगे? फ्री फॉर्म इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब हम लोग समझे क्या कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? दो तरह का। कौन कौन सा? तो हम लोग बता लेंगे क्या कि विथ इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम, और दूसरा जो होता है वो विदाउट इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। आ रही बात समझ में? क्लियर मेरी बात? तो ये बातें याद रखना है। एक तो जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं और दूसरा जो है वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बनाते हैं। ये बात याद रखना। फिर से अगेन रिपीट कर देता हूं मैं क्या बोला कि जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एक तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं और दूसरा जो है वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बनाते हैं, किसी का हेल्प नहीं लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये बातें याद रखना है इसमें। ठीक है, और क्या कह रहे हैं हम? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये चारों मिलके क्या करते हैं? ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको मैं इरेज करना चाहूंगा कि बच्चों, चलिए क्या क्या नाम लिया मैं, एक बार मैं लिख देता हूं यहां पे। ओके, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, और क्या? गोल्गी बॉडी, और क्या? लाइसोसोम, और क्या? वैक्यूल, ओके। ये चारों मिलके काम करते हैं बच्चों, चारों मिलके। कौन कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, और क्या मैं बोल रहा हूं? वैक्यूल। क्लियर मेरी बात? तो याद रखना है। ठीक, क्लियर मेरी बात? कौन कौन तो बता लोगे ना क्या कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्गी बॉडी हुआ, वैक्यूल हुआ, लाइसोसोम। कैसे? तो एक बात और याद रखना कि जो न्यूक्लियस होता है ना, अगर हम बोल रहे हैं ना ये सब सारी बातें, अब सुनो, अगर जो न्यूक्लियस होता है ना वो क्या होता है? आप लोग को पता है, नन्हे मुन्ने थे तब से पढ़ते आ रहे होगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्टर होता है किसका? सेल का।
किसका डायरेक्टर होता है? सेल का। न्यूक्लियस से ही सारे सेल का क्या होता है? वर्क होता है, काम होता है बच्चों। ठीक, न्यूक्लियस जो होता है वही सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियस ही क्या करता है? सारे सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। आ रही बात समझ में? तो जो न्यूक्लियस है वो क्या कहेगा? कहेगा कि किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेगा इसको कि जाओ और क्या करो? प्रोटीन की सिंथेसिस करो। तब क्या करेगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कह लो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, या राइबोसोम। अब समझ में? देखो हम बताए थे आप लोगों से पहले भी क्लासेस में कुछ क्या कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, अगर उसके सरफेस पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम, तो उसे हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम उसके सरफेस पे नहीं प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों आ रही बात समझ में? तो याद आ जाना चाहिए सब सारी बातें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अगर राइबोसोम पाया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो याद रखना ये, आ रही बात समझ में? और वही क्या कि सिंथेसिस करता है किसकी? प्रोटीन की, याद रखना है ना। हरे समझ में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है? ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। यानी न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस क्या कहा इससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। हरे समझ में? न्यूक्लियस बोला, कहा कि प्रोटीन की सिंथेसिस करो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहा कि जाओ प्रोटीन की सिंथेसिस करो। तो ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? है ना, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाएगा ना, क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। तो होगा क्या? अब यहां पे ये बात समझने वाली है क्या कि उसको क्या फंक्शन बनाना है, फंक्शनल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? क्या बनाना है उसको? फंक्शनल बनाना। अभी तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब क्या होगा? उसको कैसा बनाना है? फंक्शनल बनाना है। तो अब किसका काम आएगा? अब किसका काम आएगा? तो जाएगा वो न्यूक्लियस के, अरे सॉरी, गोल्गी बॉडी के पास। किसके पास जाएगा? यहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो गया, अब इसको फंक्शनल होना है तो कहां पे जाएगा? गोल्गी बॉडी के पास। आ रही बात समझ में? तो गोल्गी बॉडी में क्या, गोल्गी बॉडी का क्या काम होता है? तो याद रखना आप लोग को, मैच्योरेशन कराना। क्या कराना? मैच्योरेशन कराता है बच्चों, ठीक है। चाहे प्रोटीन हो, लिपिड हो, जो भी बन रहा है उसका क्या कराता है? तो याद रखना है, ठीक है। क्या कराता है? मैच्योरेशन कराता है, ठीक है, मैच्योर कर देता है। अरे बस में, और तब फिर क्या होता है? जब ये प्रोसेस हो जाते हैं, प्रोटीन बन जाता है और मैच्योर हो जाता है, तो क्या होता है फिर? तो क्या, फिर टारगेट सेल के पास जाता है। जहां तक उसका काम है फिर क्या करता है? वो टारगेट सेल के पास जाता है। अब देखो यहां समझने की बात ये है कि अब क्या होगा? तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाया, ठीक। फिर कहां आया? गोल्गी बॉडी के पास, जो मैच्योरेशन हुआ यहां पे, ठीक है। मान लो कोई प्रोटीन डैमेज हो गया, अच्छा बनाया इस तरह से, अब मान लो कोई प्रोटीन क्या हो गया? डैमेज हो गया, दिक्कत आ गई, सही से नहीं बना, तो अब क्या होगा? वो खतरा है और सेल के लिए। आ रही बात समझ में? तो क्या करेगा? ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? लाइसोसोम को भेज देगा। अब सोच लो क्या क्या फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, फिर लाइसोसोम का क्या रोल है, अब यहां समझो। अब क्या करेगा? किसके पास भेजेगा? तो लाइसोसोम के पास भेजेगा। लाइसोसोम क्या करेगा? या भेज दे किसके पास? वैक्यूल के पास। अरे बस में क्लियर मेरी बात? किसके लिए? डाइजेशन के लिए। गोल्गी बॉडी से फिर कहां आएगा? लाइसोसोम। अगर कोई ऐसा गलत मतलब बन गया हो, ठीक है, सिंथेसिस नहीं हुई हो, ठीक है, प्रोटीन डैमेज हो, तो किसके पास भेजेगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम और वैक्यूल क्या करेगा? देखो प्लांट के केस में वैक्यूल और लाइसोसोम जो होगा वो एनिमल के केस में, दोनों क्या करेंगे? डाइजेशन के लिए। मतलब सब मिलकर काम कर रहे हैं ना, एक सिस्टम में वर्क तो हो रहा है यहां पे। क्लियर है मेरी बात? जैसे मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल होता है, न्यूक्लियस बताया ना, न्यूक्लियस ही सबको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियस ही बताएगा क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला कि जाओ तुम प्रोटीन बनाओ, फिर क्या होगा? फिर मैच्योरेशन हुआ, फिर गोल्गी बॉडी किसके पास भेजेगा? अगर अच्छे से नहीं बना रहा है प्रोटीन वगैरह, या नहीं बना, गलत बन गया, तो किसके पास भेजेगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा? डाइजेशन का काम करेगा, ठीक है। सुसाइडल बैकअप सेल भी बोलते हैं लाइसोसोम को, तो याद रखना है। और वैक्यूल क्या करेगा? प्लांट के केस में डाइजेशन का काम करेगा। तो यही बात है, तो एक सिस्टम में वर्क हो रहा है ना हरे बसन में, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या? मेम्ब्रेन सिस्टम। हरे बसन में तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, क्या कि
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। कभी नहीं भूलना ये सारी बातें। आ रही बात में? तो ये चारों मिलकर क्या करते हैं बच्चों? एक साथ काम करते हैं। आ रही बात में सबको? क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अगला बात करते हैं अब हम सभी, ठीक है, फ्री फ्रॉम क्या? फ्री फ्रॉम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मीन्स क्या? विदाउट इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम ये बात समझ लिए बच्चों। क्लियर मेरी बात? सबको क्लियर? तो याद रखना है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं विदाउट इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात। देखो, विदाउट मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ये होता है अलग अलग, मतलब यूनिकली काम करते हैं। कोई चीज से मतलब नहीं है। यहां तो एक सीक्वेंशियल वर्क हो रहा था ना, बट यहां पे आप लोग को ये बात समझना है कि यहां पे कोई मतलब सीक्वेंस नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है बच्चों। ठीक है, क्लियर मेरी बात? अब अगर हम इसमें जो विदाउट इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो अगर हम प्लास्टिड की बात करें, किसकी बात करें? प्लास्टिड की अगर हम बात करें बच्चों, तो आप लोग दिख रहा होगा स्क्रीन इस, ओके, इधर देखिए। हम किसकी बात करें? अगर हम प्लास्टिड की बात करें, ओके, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर हम प्लास्टिड की अगर हम बात करें, तो प्लास्टिड, पहली बात ये जानो कि प्लास्टिड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। कैसे होते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आप लोग को। क्या मेरी बात? मतलब क्या है मेरे कहने का मतलब कि ये पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहता है किस पे? न्यूक्लियस पे, डायरेक्टर के पास है। ठीक है, न्यूक्लियस जिसको हम लोग डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं, उस पर डिपेंड नहीं रहेगा। न्यूक्लियस पर ये आधा ही डिपेंड रहेगा। न्यूक्लियस पर क्या रहेगा? ये आधा ही डिपेंड रहेगा, या कह लो सेल पे। बाकी ये अपना काम खुद कर लेता है। आर्यवसन में इसके पास खुद का आरएनए होता है, खुद का प्रोटीन होता है, खुद का डीएनए होता है प्लास्टिड के पास। ठीक है, फिर मेरे पास खुद का प्रोटीन होता है, इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसके पास सब कुछ अपना होता है। आर्यवसन में किसी से हेल्प लेने की जरूरत इसको नहीं पड़ती है। ठीक है, बस थोड़ा सा हेल्प लेता है, किससे? न्यूक्लियस से। इसलिए ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? वंस अगेन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। मतलब कि आधा काम खुद से करेगा और आधा काम न्यूक्लियस से लेगा। आरी बात समझ में? तो इतनी बात समझ में आ गई। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, किसकी बात करें अगर हम? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब सुनिए, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो सेम वही चीज है। क्या क्या ये भी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। प्लास्टिड भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। और ये क्या है? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स है। मतलब ये भी क्या है? अपना खुद का डीएनए, आरएनए, जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए हुआ, आरएनए हुआ, प्रोटीन हुआ, राइबोसोम हुआ, खुद का होता है। क्लियर मेरी बात? ये बात समझ में आ रही है? ठीक, अगला क्या? राइबोसोम, सेंट्रोसोम। ठीक, राइबोसोम और सेंट्रोसोम जैसे सेल ऑर्गेनल्स हैं। जैसे बात करूं मैं क्या, किसकी बात? राइबोसोम की। ओके, अगर हम बात करें किसकी? सेंट्रोसोम की। ओके, आपको स्क्रीन दिख रहा है? अब क्लियर है? देखिए, सेंट्रोसोम की अगर हम बात करें तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। ये बात याद रखना है। राइबोसोम और सेंट्रोसोम ऐसे होते हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ओके, तो याद रखना है बात। ओके बच्चों, ठीक है, क्या? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। क्लियर मेरी बात? क्लियर हो रही मेरी बात? ठीक है, जिसमें, ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स है, मतलब मेम्ब्रेन नहीं पाए जाएंगे। तो पूछे कभी कि बताओ कि प्रोकैरियोट में पढ़े थे ना आप लोग, क्या देखे थे ना वहां पे हम लोग क्या प्रोकैरियोट के बारे में? इसमें सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ठीक है, पाए जाते हैं, लेकिन कौन सा? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाया जाएगा। तो बोलोगे आप लोग क्या कि राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है, जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्लियर मेरी बात? सेंट्रोसोम और राइबोसोम। ठीक है, क्या ये सब कैसे हैं? अगर पूछा जाए आप लोग से, ठीक है, कि बताओ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, तो ये सब बताना है। राइबोसोम हुआ, सेंट्रोसोम हुआ,
अरे बस उनमें ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके अलावा क्या है, अगर बात कर ले माइक्रो बॉडीज हो गया आपका, क्या हो गया, माइक्रो बॉडीज हो गया। क्लियर मेरी बात, ये सब याद रखना है। अगर हम माइक्रो बॉडीज की अगर बात करें तो कौन कौन होगा माइक्रो बॉडीज में, अगर नाम है तो बात करें, ठीक है, स्पेरोसोम हो गया, ठीक है, क्या क्या हो गया। अगर हम किसकी बात करें बच्चों, माइक्रो बॉडीज की अगर हम बात करें, माइक्रो अगर हम बॉडीज की बात करें, ठीक, तो आप लोग समझ लो। देखो माइक्रो बॉडीज में क्या क्या आएगा, तो स्पेरोसोम, स्पेरोसोम, ठीक है, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और एक और जान लो, लोमासोम। ओके, क्लियर मेरी बात। तो ये बातें याद रखिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। ठीक, तो ये बेसिक है जो बता रहे हैं आप लोग को, ये सब याद रखना है, ठीक है। जैसे परऑक्सीसोम की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, परऑक्सीसोम, इधर दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, ठीक है। किसकी बात करें, अगर हम परऑक्सीसोम की बात करें तो क्या होता है, ठीक है, इसमें स्पेरोसोम ऑयल, सबका अलग अलग फंक्शन है, माइक्रो बॉडीज है, स्टोरेज करते हैं सब। बात समझ में आ रही है बात ना, सबका अपना अपना एक रोल है, पढ़ा जाएगा, ठीक है। अरे बस में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर बोले, ठीक है, तो याद रखना आप लोग को। देखो पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं क्या, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। ठीक, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं, इसको डिटेल स्टडी करते हैं बच्चों, ठीक है। ये अब इसके आगे की बात हम लोग अगले लेक्चर में किया जाएगा, वहां पे पढ़ा जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा जाएगा, ओके। फिर गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ा जाएगा आगे, ठीक है। 1 बाय 1 हम लोग सेल ऑर्गेनल, जितने सेल ऑर्गेनल्स है उसके बारे में पढ़ा जाएगा बच्चों आर्यभट्ट में। अब इसके बाद जो नया चैप्टर हम लोग को स्टार्ट करना है वो क्या है, टिश्यू पढ़ना है बच्चों। क्या पढ़ना है, टिश्यू। तो बहुत अच्छे से जो मैंने बताया है इसको बहुत अच्छे समराइज करके तैयार कर जाइए, और कोई भी डाउट होने से, ठीक है, कभी भी आप लोग पूछ सकते हो आर्यभट्ट में, लेकिन इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको रिवीजन कर जाइए, इसको तैयार कर जाइए, और जितना भी है ये सारे पॉइंट उसको याद कर जाइए, जिससे कभी पूछा जाए तो तुरंत से जवाब देना है बच्चों आर्यभट्ट में। और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट जरूर बिल्डअप करिए, ठीक है, जिससे रटने का टेंडेंसी मत रखिए, समझने की कोशिश करिए आप लोग आर्यभट्ट में। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों, अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।